आज मैं आपको बताऊंगी कि छठे महीने में की जो प्रेगनेंसी होती है, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर में और बेबी में, माँ और बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं, क्या फिज़िकल चेंजेस आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसा महसूस करती हैं हमारी बहनें या बच्चा को कैसा महसूस कराता है, किकिंग कब स्टार्ट होती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अलका गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी दोस्त और शुभचिंतक। तो छठा महीना कब से स्टार्ट होता है? छठे महीने का मतलब होता है 21 हफ्ते से शुरू होकर 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम छठा महीना कहते हैं। इस छठे महीने में ऐसा होता है कि बच्चा तेज़ी से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो हो जाता है, उसके बाद वज़न बढ़ने की शुरुआत होती है। एक तो बच्चा तेज़ी से वज़न बढ़ाता है, दूसरा बच्चे का मूवमेंट मदर को बहुत अच्छा फील होने लगता है, बिकॉज फर्स्ट जो मूवमेंट फील होता है बच्चे का वो मदर को 18 हफ्ते के आसपास फील होता है, 18 से 20 हफ्ते में फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और 16 से 18 हफ्ते में जिन महिलाओं को सेकेंड बच्चे हैं, थर्ड प्रेगनेंसी है एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में थोड़ा जल्दी मूवमेंट फील होता है। बट शुरुआती मूवमेंट होता है वो बहुत हल्का मूवमेंट होता है। अब धीमे धीमे मूवमेंट हमारा तेज़ होने लगता है, तो वो 21 से 24 हफ्ते मतलब कि छठे महीने से स्टार्ट हो जाता है। अब आपकी बच्चे की सोने जगने की साइकिल भी बन जाती है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पूरे टाइम मूवमेंट करे। बच्चे की स्लीप साइकिल होती है जैसे कि हमारी स्लीप साइकिल होती है। बच्चे बहुत शॉर्ट नैप में सोते हैं, और जब बच्चे सोते हैं तब यूजुअली मूवमेंट नहीं करते हैं। हमारी तरह बच्चे 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे नहीं सोते। बच्चे की लॉन्गेस्ट स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की होती है। बच्चे छोटी छोटी नैप 30 मिनट, 1 आवर इस टाइप की लेते हैं। अब हम बताएंगे कि इस महीने में बच्चा हमारे कितने बड़े साइज़ का हो, कैसा दिखे अगर हम इस टाइप के महीने के बच्चे को अल्ट्रासाउंड में देखें। इस महीने में 21 से 20 हफ्ते के बाद का जो बच्चा होता है एक पिंग पोंग बॉल की तरह हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है 20 हफ्ते में बच्चे का वज़न अराउंड 200 से 250 ग्राम का होता है। बच्चे की लंबाई 24 हफ्ते के आसपास 30 सेंटीमीटर की हो भी जाती है, और बच्चा अराउंड 500 ग्राम का हो जाता है। तो 500 ग्राम का जो बच्चा होता है आज की एज में हम अगर देखें तो इसमें वायबिलिटी आ जाती है। वायबिलिटी का मतलब होता है कि कई सारी बहनें होती हैं जिनके बहुत प्रीमेच्योर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिनकी डिलीवरी हो जाती है, हम लोग रोक नहीं पाते हैं, या जिनके कुछ परेशानियां आनुवंशिक होती हैं कि यूट्रस का साइज छोटा है, मेलफॉर्म छोटा है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, अंदर का पानी कम हो गया तो डिलीवरी करानी पड़ती है। तो आज के ज़माने में बहुत अच्छी NICU फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो हम 24 हफ्ते 25 हफ्ते का बच्चा जो 500 ग्राम का है वो भी बचा ले जाते हैं। तो ये एक अंदर से सांत्वना की बात होती है कि चलो हमारा बच्चा 500 ग्राम का हो गया है, अब किसी भी टाइम कुछ होगा तो कम से कम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बच जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है। दूसरी बात, बच्चे की आँखें, पलकें ये सब बन चुकी होती हैं। बच्चों को थोड़ा सा साउंड इफ़ेक्ट भी समझ में आने लगता है, बच्चे आवाज़ सुनने लगते हैं, आवाज़ को तो पहचानने लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि वज़न के बारे में। तो फर्स्ट 3 जो मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें बहुत सारी माताओं बहनों का वज़न नहीं बढ़ता है, और कई बार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने से वज़न कम भी हो जाता है। उसके बाद 4th मंथ ऑनवर्ड हमारे हिसाब से वज़न बढ़ना चाहिए। अभी जो वज़न बढ़ने की प्रक्रिया होती है ये हर फीमेल की अलग अलग होती है, और हर का पैरामीटर उसके BMI के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई बहुत ही ओबीस फीमेल होती है तो हम कहते हैं कि 9 मंथ में 10 से 15 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। अगर नॉर्मल फीमेल है, एवरेज फीमेल है, तो उसका वज़न 15 से 20 किलो बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से छठे महीने तक बहनों का वज़न, प्रेग्नेंट फीमेल का वज़न 5 से 7 किलो तक बढ़ जाता है, और जो बच्चे का वज़न होता है वो 25 वीक्स के अराउंड 500 ग्राम तक का बच्चा हो जाता है। अब हम आज बात करते हैं हमारी बहनों को इस महीने में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। छठे महीने में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है GTT कराते हैं। बहुत सारी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो GCT कराती हैं। GCT का मतलब होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, और GTT का मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि हम बहनों को एक्स्ट्रा ग्लूकोज पिला के देखते हैं बॉडी में कितनी मेटाबॉलिज्म की हमारी पावर है, शुगर को वो कंट्रोल कर पाएंगी बॉडी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे के महीनों में जाकर डायबिटीज़ हो जाए या शुगर बढ़ जाए और हमें पता ही ना लगे। तो इसलिए हम फीमेल्स को क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा शुगर पिला के उसके 1 घंटे और 2 घंटे के बाद का टेस्ट लेते हैं। अगर हमारी वैल्यू नॉर्मल आती हैं तो हमारी बहनें सेफ़ होती हैं। फिर हम नॉर्मली फास्टिंग शुगर करा के बाद के महीनों में चेक करते रहते हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट होता है, ये एक ज़रूरी टेस्ट होता है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल सारी फीमेल्स वर्किंग हैं,
स्ट्रेस है, स्ट्रेस इस प्रेगनेंसी भी बॉडी पर एक स्ट्रेस होता है, और अगर वर्किंग है, उनके पास फिजिकल मेंटल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कैन इंड्यूस द हाई शुगर लेवल। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड, हम ये देखते हैं कि हमारे इस महीने में क्या क्या वैक्सीनेशन करना होता है। बहुत सारी फीमेल्स का ये फर्स्ट डोज टेटनस टॉक्साइड का लग चुका होता है, तो हम टेटनस का सेकेंड डोज अभी इस मंथ में लगाते हैं। आजकल हम लोग टीडैप भी लगाते हैं। टीडैप का मतलब होता है टेटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप अपना वेट, बीपी ये सब चेक कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम दोबारा रिपीट करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट रिपीट कर लेते हैं, सीबीसी मतलब हीमोग्लोबिन देख लेते हैं कि आपके शरीर में कोई खून की कमी तो नहीं हो रही है। अब हम बताएंगे हमारी माँ बहनों को छठे महीने में क्या क्या परेशानी हो, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, या क्या क्या परेशानी है, क्या क्या सिम्टम है जो थोड़ा नॉर्मलाइज मान सकते हैं। जैसे कि सांस फूलना, घबराना, कभी कभी पैल्पिटेशन होना, ब्रेथलेसनेस हो जाना, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूल जाना, एयर हंगर होना। एयर हंगर होना कि मतलब कि आपको लगे कि आपको बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, ऑक्सीजन नहीं आ रही आपके शरीर में। पेट में खुजली होना, स्ट्रेच मार्क बढ़ते जाना, या शरीर में खुजली होना, ये और पेट में कभी कभी दर्द होना जो रेस्ट करने पे ठीक हो जाना। तो हम पहले बात करेंगे सांस फूलने पे। अब सांस फूलना एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, पर माइल्ड ब्रेथलेसनेस मतलब हल्की फुल्की सांस फूलना जब आप ज़्यादा काम कर ले, एक्सर्शन हो जाए, नॉर्मल है। बट ज़्यादा सांस फूलना जैसे सीढ़ी चढ़ने पर, चलने पर भी हो जाए, या रेस्टिंग फेज में हो जाए, या बैठने पर हो जाए, लेटने पर हो जाए, स्टैटिक ऑर्थोपनिया हो जाए ना, ये एबनॉर्मल होती है। अब सांस फूलना जो होता है नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट का लोड बढ़ जाता है। हार्ट का लोड बढ़ने से हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है ब्लड। सेकेंडरी, बेबी का बल्क बढ़ने से डायफ्राम को ऊपर पुश करता है। डायफ्राम जब ऊपर पुश होता है तो हमारे लंग कोलैप्स करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में एडिक्वेट ऑक्सीजन कई बार नहीं मिल पाती है जब हम काम करते हैं। मगर इसके अलावा आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी हार्ट की हिडन बीमारियां वो एग्रेवेट हो जाती हैं हार्ट पे लोड पड़ने से, या कोई लंग की परेशानी होती है, किसी के वॉल्व प्रोलैप्स होते हैं हार्ट के, वो सब एग्रेवेट हो जाते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से, ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर मिलना है, कार्डिक केयर भी लेनी है, कार्डिक सहायता भी लेनी है। और मेरे हिसाब से ये प्रेगनेंसी में एक बार इको करा लेना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब आप ये सब नहीं कराते हो और डिलीवरी में लैंड अप करते हो तो वो सारी चीज़ें इतनी एग्रेवेट हो जाती है कि पता ही नहीं लगता, और कॉम्प्लिकेशन इसी वजह से होता है। दूसरा, हम लोगों को जो परेशानी होती है या जो सिम्टम्स पता लगते हैं छठे महीने में, वो होती है एक्स्ट्रा इचिंग। एक्स्ट्रा इचिंग पेट में बच्चे के बढ़ने से, बाहरी स्किन के खिंचाव से होती है। उसके लिए हम लोग माइल्ड लोशंस देते हैं। कई महिलाएं कोकोनट ऑयल लगाती हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ऑलिव ऑयल लगाती हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और आजकल बाज़ार में 2-4 क्रीम्स या रैशेस, एंटी रिंकल क्रीम्स आ रही हैं, वो भी बहुत अच्छी आती हैं, मगर वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लें। इसके अलावा अगर आपको पूरी शरीर में खुजली हो रही हो, आपको एकदम सोया नहीं जा रहा हो, बेचैनी हो रही हो, तो वो एबनॉर्मल है। उसमें आपको फिर अपने डॉक्टर से, ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना पड़ता है। वो LFT कराते हैं हम लोग यूजुअली, और अगर LFT बढ़ा हुआ आता है तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन भी देते हैं। ये थोड़ी कंट्रोलेबल है, पर अगर आप लेट मिलते हो, नहीं मिलते हो, तो बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्ट कर सकती है। और हमारे सिम्टम्स में आता है कि आपके कई बार पैरों में नस खिंच जाते हैं, आपके राउंड लिगामेंट पेन हो जाता है, पेल्विक पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एडिक्वेट कैल्शियम देते हैं, विटामिन D देते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और मैग्नीशियम देते हैं। मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा रोल होता है मसल्स में और नर्व्स के जो खिंचाव में। मैग्नीशियम से बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मैग्नीशियम और जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और मदर को भी हेल्प करते हैं। चौथे सिम्टम्स में हम लोग कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि कई बहनों के वेरिकोज वेन होती हैं, जो प्रेगनेंसी में प्रेशर की वजह से और वेट की वजह से ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। हल्का माइल्ड वेरिकोज वेन से कोई हानि नहीं होती है, मगर अगर वेरिकोज वेन ज़्यादा होता है तो उसमें ब्लड स्टैटिक होकर एम्बोलिज्म भी बन जाता है, क्लॉटिंग भी बनने की चांसेस रहते हैं। तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर मिले, वो स्टॉकिंग्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं, और बाकी डॉपलर लेग का करा लेते हैं, जिसको कि रूल आउट कर लेते हैं कि कोई क्लॉट तो नहीं बन रहा है। कभी बहनें हमारी ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्शन या कि हल्का पेन या खिंचाव पेट में महसूस करती हैं, जो कि रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। इसको हम लोग ब्रेक्सटन कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन रेगुलरली होते हैं, यूट्रस में फील नहीं होते हैं,
किसी किसी को फील होते हैं, तो बहुत एबनॉर्मल बात नहीं है। और ये नॉर्मल लेबर से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी हमारी बहनें? नॉर्मल लेबर जो होता है वो रेस्ट करने से रिलीव नहीं होता है, ब्रेस्ट नहीं रेस्ट करने से रिलीव हो जाता है। नॉर्मल लेबर या प्रीटर्म लेबर या समय से पहले जो पेन, प्रसव की पीड़ा शुरू हो जाती है, वो धीमे धीमे टाइम के साथ और बढ़ती जाती है, पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है और ज़्यादा जल्दी भी होता है। जबकि ब्रैक्सन ही कैसा नहीं होता, वो जैसा रहता है वैसे ही रहता है रेगुलरली। अगर किसी को लगता है कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं ब्रैक्सन में और रेगुलर लेबर पेन में, तो मेरी तो ये सलाह होती है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिल लें, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से, उनसे सलाह ले लें। बिकॉज अगर आप जल्दी मिलते हैं, शुरुआती तौर पे सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। अर्ली लेबर पेन, जैसे जैसे लेबर पेन इस्टेब्लिश हो जाता है, उसको रोकना किसी के हाथ में नहीं होता है, फिर बेबी डिलीवर करके ही रहता है। तो आप अर्लीस्ट मिलेंगे तो आप रिलीव कर जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि छठे महीने में क्या खाना है बच्चे के वज़न के लिए या अपनी न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी है। तो मैं बताऊंगी कि जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है हमारी प्रोटीन की। प्रोटीन की ज़रूरत माता के लिए, बहन के लिए भी होती है और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी होती है, क्योंकि बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, मसल ग्रोथ हो रही होती है, बोन ग्रोथ हो रही होती है और हर सेल के ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन में आप क्या खाएंगे? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें खाएं, अंकुरित दालें खाएं, स्प्राउट्स खाएं, चने खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। आप मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट जैसे छाछ है, दूध है, पनीर है, ये खा सकते हैं। आप सोयाबीन खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडा खाते हैं तो अंडा खाएं, चिकन खाएं। जो भी आप मांसाहारी है, फ़िश वगैरह खाएं। फ़िश एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, फ़िश है। एग भी एक कंप्लीट सोर्स होता है, ये आप प्रोटीन में खा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें आयरन होता है। पुराने ज़माने में लोग सब्जियां कढ़ाइयों में बनाते थे, लोहे की कढ़ाई में, तो वो भी एक अच्छा सोर्स हुआ करता था आयरन का। तो इस तरह से आप भी अपने लोहे की कढ़ाइयों में या लोहे के बर्तनों में खाना बना सकते हैं। हरी सब्जियां खा सकते हैं, उसके साथ आंवले का रस वगैरह पी सकते हैं। तो इससे आपका आयरन की क्वालिटी बढ़ती रहेगी। आपके लिए कैल्शियम और विटामिन डी के लिए, विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है, बाकी आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी कैप्सूल के तौर पे देते हैं। कैल्शियम के लिए आप दूध पिएँ, दूध के प्रोडक्ट्स खाएं, आप पनीर खाएं, छेना खाएं, दही खाएं, ये छाछ पिएँ। इनसे आपका कैल्शियम रहेगा, बोन स्ट्रॉन्ग रहेगी। बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सलादों में और हरी पत्तेदार सब्जियों में और फ्रूट्स वगैरह में मिल जाते हैं। बहुत चीनी नहीं खाएं, चीनी की हमें ज़रूरत नहीं होती हमारे शरीर में। और नमक 5 ग्राम खाएं, 5 ग्राम नमक उतना होता है जो दाल और सब्ज़ी में ज़रूरत होती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा नमक खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी आप अगर सीज़न गर्मी का है तो थोड़ा पानी ज़्यादा पिएं। हम लोगों के हिसाब से 2.5 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मगर अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है या आप जॉब करते हो, आपका टूरिज़्म का जॉब है, आप बाहर ज़्यादा जाते आते हो, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिएं। यूरिनेट जल्दी करें, यूरिन को होल्ड नहीं करें, क्योंकि गर्मी में यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। छठे महीने में एक्सरसाइज और योगा करें कि नहीं करें और क्या योगा करें? छठे महीने में आप आराम से एक्सरसाइज और योगा कर सकती हैं। योगा करने से आपका थोड़ा सा मेंटल भी सेटिस्फेक्शन रहता है, आप थोड़े काम रहते हैं और बॉडी की में थोड़ी स्ट्रेचेबिलिटी भी अच्छी रहती है। थोड़ी लंग एक्सरसाइज करें, बिकॉज इसके बाद बच्चे का वजन और तेज़ी से बढ़ेगा। 20 से 30 मिनट की वॉक कर सकती हैं। स्विमिंग कर सकते हैं आप। पूल अगर गंदा नहीं है, आपको लगता है कि बहुत हाइजीन अच्छी मेंटेन है, बिकॉज वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत ट्रेडमिल वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो एक्सरसाइज करते वक्त या योगा करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करें। किसी के रिकमेंडेशंस पे या आप यूट्यूब पे वीडियो पे नहीं जाए, इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आपकी बॉडी आपकी अपनी बॉडी है, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता है। हो सकता है जिस फीमेल ने इंस्टा पे डाला है कि वो 20,000 स्टेप पर डे करती है, उसके पास फिज़िकल और ज़्यादा एक्सर्शन नहीं हो और वो घर में रहती हो, आप वर्किंग हो, या फिर आप वर्किंग है तो आपका एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट का ध्यान रखिए, स्लीप का ध्यान रखिए, बिकॉज रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी। रेस्ट जब आप करते हो तो आपका बेबी अच्छा ग्रो करता है। रेस्ट करते वक्त क्योंकि आपके बेबी का वजन बढ़ गया है, ध्यान रखें कि आप रेस्ट पेट के बल नहीं सोएं,
आप सीधे सोए, सीधे भी नहीं सोए तो लेफ़्ट साइड में करवट करके सोए, उससे बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा मिलता है। कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसी एक्सर्शन नहीं करें जिससे कि आपके बेबी को कोई बैड इफेक्ट पड़े या आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो, बिकॉज बॉडी का आपका जो पोस्चर होता है, अलाइनमेंट, वो चेंज हो चुका होता है। छठे महीने में थकान होना, भारीपन होना, ज़्यादा रेस्ट की नीड होना या पैरों में दर्द होना, क्रैम्प्स होना, क्या नॉर्मल बात है? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि भारी हो जाता है शरीर, बच्चे का वज़न बढ़ जाता है और आपका खुद का वज़न बढ़ जाता है। जब आपका वज़न बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने से पैरों में काफ़ी क्रैम्प्स होता है। अब क्योंकि बच्चे का भी वज़न बढ़ गया और आपका भी वज़न बढ़ गया है, तो आपके पैरों में थकान, मसल्स में स्थिरता, ये सब भी होने लगती है। आपको रेस्ट की ज़्यादा नीड होती है, आपको ज़्यादा थकान होने लगती है जल्दी जल्दी, या आप एक पोस्चर में बैठते हैं तो आपके कमर में दर्द होना जल्दी शुरू हो जाता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा रेस्ट कर लेते, या किसी दिन आपको लगता है कि आज मैं रेस्ट कर लेती हूँ, वर्क पे नहीं जाती हूँ, इसमें कोई गिल्ट फील करने की बात नहीं है या कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। पर हाँ, अगर थकान के साथ आपको फीवर लगता है, आपको खाने का मन नहीं करता है, आपको कोई और साइन एंड सिम्टम आता है कि यूरिन कम हो रहा है, बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिले। बट अदरवाइज़ थकान होना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार गर्मियों में ये थकान बढ़ जाती है बिकॉज हाइड्रेशन हमारा एडिक्वेट नहीं होता है, तो गर्मियों में विशेषता हाइड्रेशन का ध्यान रखें। बहुत मसल्स क्रैम्प रेगुलरली बहुत ज़्यादा होने लगे तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। हो सकता है कि आपकी कैल्शियम की डोज कम हो, या फिर विटामिन डी नहीं खा रहे हो, मैग्नीशियम नहीं खा रहे हो, या आपकी डाइट इनएडिक्वेट हो, उसकी वजह से भी थकान कुछ ज़्यादा फील होने लगती है। किसी दिन आपको लगता है कि आज मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और आज मुझे रेस्ट करना है, तो खुल के अपने घर में बोलिए, ये आपका हक है, वीकनेस नहीं है। घर में ये बताना कि मैं बैठ जाती हूँ या मैं रेस्ट कर लेती हूँ या मैं काम नहीं कर पाऊँगी, ये भी प्रेगनेंसी की देखभाल का हिस्सा होता है। और प्रेगनेंसी, मैं बार बार अपनी पेशेंट्स को और फीमेल्स को यही बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग होती है, कोई बीमारी नहीं होती है। जब आपके अंदर एक जीव बन रहा है, पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने की बन रही है, आप एक ह्यूमन बेबी को जन्म देने वाली हैं, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। थकान उसी का एक हिस्सा होता है। आप उसको एक्सेप्ट करिए और उसको एंजॉय करिए, और आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी को भी इसी तरह एंजॉय करिए। अंत में मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगी कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। डूज़ एंड डोंट्स का मतलब कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए में पहला, हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अपनी डाइट का एडिक्वेट ध्यान रखना चाहिए। अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबका एडिक्वेट खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाएं, अपने जंक फूड कम से कम खाएं। रेस्ट का ध्यान रखें, आप एडिक्वेट रेस्ट लें, बिकॉज आपका बेबी बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको रेस्ट की नीड है। स्ट्रेस नहीं ले किसी भी बात का। प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग है, बार बार मैं ये कहती हूँ, प्रेगनेंसी इज़ अ ब्लेसिंग नॉट अ डिजीज़। ये हम भी कोई इसको ट्रीट नहीं करते, हम जस्ट आपको सुपरवाइज करते हैं और आपका न्यूट्रिशन देखते हैं, और कोई फोर्सीन कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको बस प्रेडिक्ट करके या टेस्ट को द्वारा देख के उसको कम करने की या मिटाने की कोशिश करते हैं। प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और घर वालों को भी बताएं कि प्रेगनेंसी एक इंजॉयबल मोमेंट है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमोशनल सपोर्ट की, तो मेरे हिसाब से सबसे 5वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है TLC, टेंडर लव केयर फॉर द सब घर के मेंबर के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल को। और आपको डोंट में क्या नहीं करना है प्रेगनेंसी में, स्मोक ड्रिंक नहीं करें। अगर कोई स्मोक करता है उसके पास भी नहीं खड़े, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग में भी आपका एक्सपोजर होता है, आपके लंग में धुआं जाता है। बहुत एक्स्ट्रा पार्टीज़ में नहीं जाना है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है। कोई इग्नोरेंस किसी सिम्टम की, लाइक आपको इचिंग हो रही है तो आप इग्नोर करें, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो इग्नोर करें, या आपके पैर सूज रहे हैं तो आप इग्नोर करें। इसको इग्नोर नहीं करना है। टेस्ट अपने कराने, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से विजिट करनी है टाइम टू टाइम। अपना BP, शुगर, ये सारे चेक कराते रहना है, जिससे कि आप एक स्वस्थ माँ रहें और एक स्वस्थ बेबी को जन्म दें। धन्यवाद।